तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था हमको अकाजा का पास्ट दिखाया जाता है और वो कैसे उसके मास्टर से मिलता है और फिर उसके मास्टर उसको उसकी बीमार डॉटर की टेक केयर करने का जिम्मा सौंप देते हैं और फिर वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के चैप्टर 155 को, जिसका टाइटल है यूजलेस कोमेनू। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर अकाजा उसके फादर को याद करते हुए सोच रहा था आखिर बीमार लोग इतना माफी क्यों मांगते रहते हैं, कि कभी वो खांसते तो इसलिए, कि कभी वो काम नहीं कर पा रहे इसलिए, और पक्का वो खुद चाहते होंगे कि वो खुद से अपना काम करे और नॉर्मली बिना खांसे सांस ले, और उल्टा ये लोग जो ज्यादा पेन में है, तो आखिर ऐसा क्यों। और वो ये सब मन में सोच रहा था। तभी हम देखते हैं वो लड़की अकाजा से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते और बाहर खेलने भी नहीं जा पाते हो। और फिर अकाजा उसको अपने फादर के बारे में बताता है कि वो भी बीमार रहते थे और वही उनकी देखभाल करता था, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और एक बार ट्रेनिंग की तो वो फ्री टाइम में कर लेता है, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। और फिर वो लड़की अकाजा को बोलती है तो भी कभी कभार तो थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए ना, और आज रात को फायरवर्क शो होने वाला है तो हमें देखने जाना चाहिए। और फिर अकाजा इसके ऊपर बोलता है कि एक बार तुम्हें चक्कर आना बंद हो जाता तो मैं कैरी करके ब्रिज पे ले जाऊँ जहाँ से हम दोनों एक साथ देख सकेंगे। और फिर वो लड़की ये बात सुन के हैरान रह जाती है। और फिर अकाजा बोलता है कि अगर आज नहीं जा पाए तो अगले साल जाएंगे, अगले साल नहीं जा पाए तो उसके अगले साल जाएंगे, मगर कभी ना कभी तो जाएंगे। और फिर वो लड़की कोयुकी अकाजा की ये बात सुन के इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। और फिर एक दिन अकाजू यानी कि अकाजा उसके मास्टर ऐसी बात कर रहे होते हैं और अकाजू उसके मास्टर को अपने नाम के बारे में बताता है। और फिर उसके मास्टर बोलते हैं ओ अच्छा अकाजू नाम आया कोमेनू से, और जिन्हें नहीं पता कोमेनू क्या है मैं उन्हें बता दूं। कोमेनू क्रिएचर एक लाइन की तरह जो श्राइन के एंट्रेंस को गार्ड करता है। और फिर इसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं फिर तो तुम मेरी तरह हो, तुम्हें भी किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है और सेम जैसी कोमेनू श्राइन को गार्ड करता है। और फिर अकाजू सोचता है कि मेरे मास्टर तो समुराई भी नहीं है तो भी ये जमीन और डोजो लेने में कामयाब हो गए। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अकाजा के मास्टर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कैसे एक आदमी को गुंडों से बचाया था। और फिर उस आदमी ने अकाजा के मास्टर की फाइटिंग टेक्निक से इम्प्रेस होकर उसे अपना डोजो और अपनी जमीन दे दी, मगर इस चीज से बहुत से लोग वहाँ के खुश नहीं थे क्योंकि वो ये जमीन और डोजो खुद के लिए चाहते थे। और फिर इसी टाइम बीतता गया और 3 साल लगे और अकाजो 18 का हो गया और वो लड़की कोयोकी 16 की, और अब कोयोकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जीने लगती है। और फिर एक दिन अकाजा के मास्टर अकाजा को बुलाते हैं और ये दिन अकाजा की लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला होता है क्योंकि इसके बाद अकाजा की लाइफ एक अलग ही टर्न लेने वाली है। और फिर यहाँ पर उसके मास्टर अकाजा को अपना डोजो टेक ओवर करने के लिए बोलते हैं, उसकी लड़की भी उसे सौंप देते हैं। और फिर ये सुनकर अकाजा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और थोड़ा शर्मा भी जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे पास क्रिमिनल के टैटूज है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी कोई फ्यूचर होगा। और फिर उसे अपने डेट का कहा याद आता है कि वो भी एक सही रास्ता ढूंढ सकता है अपनी लाइफ जीने के लिए। और फिर अकाजा उसके मास्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी मोमेंट पे वो डिसाइड करता है कि वो इन 2 लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, भले उसके लिए उसको उसकी जान भी देना पड़े। मगर अकाजा ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि पॉइजन उसकी कैसी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि जब एक दिन अकाजा अपने फादर की ग्रेव को विजिट करने गया होता अपनी मैरिज को लेकर बताने के लिए, और वो सूरज डूबने से पहले आ भी जाता है और उसको खबर दी जाती है किसी ने कुएं के पानी में पॉइजन मिला दिया है। और ये सुन के अकाजा के पसीने छूटने लग जाते हैं, वो कांपने लगता है। और फिर वो बंदा अकाजा को ये भी बताता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा क्योंकि वो अकाजा के मास्टर को डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अकाजा के मास्टर को तो मारा ही थी मगर उसके साथ साथ कोयुकी को भी मार दिया। और फिर हम अकाजा को दोनों की डेड बॉडी के पास देखते हैं और वो ये बोलता है कि जब भी मैं किसी की केयर करता हूँ और वो लोग मुसीबत में होते हैं मैं कभी भी वहाँ पर नहीं होता हूँ। और इसके बाद हमें अकाजा और कोयुकी के कुछ बीच के पल दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ फायरवर्क्स देख रहे होते हैं, और यहाँ पर कोयुकी अकाजा को अपना लव कन्फेस करती है और वो अकाजा को ये बात भी बताती है जब उसने कहा था कि आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल हम फायरवर्क्स जरूर देखेंगे। उस बात ने उसे काफी ज्यादा हिम्मत दी ठीक होने के लिए। और फिर अकाजा उसको प्रॉमिस भी करता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गर बनेगा और उसको अपनी पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करेगा, मगर इन दी एंड उसका प्रॉमिस ही रह जाता है। और फिर इसके बाद होना क्या था, अकाजा बहुत ही ज्यादा रेज में चली जाता है और जो पास वाला डोजो होता है जिसके अंदर 67 मेंबर्स होते हैं, अकाजा उनको अपने फिस्ट से खत्म कर देता है। वो लिटरली अपने पंचे से लोगों की हड्डियां और उनकी गर्दनें तोड़ रहा होता है। और यहाँ तक कि वो इंसिडेंट इतना खतरनाक होता है कि कोई भी किसी का भी फेस तक पहचान नहीं पाता है, और यहाँ तक कि कौन सा बॉडी पार्ट किस बॉडी पार्ट का ये तक भी नहीं। और उस जगह पे चारों तरफ खून ही खून होता है और सभी के बॉडी पार्ट्स फैले हुए होते हैं। और जो वहाँ पर जो मेट थी इतना भयानक सीन देखे वो पागल हो जाती है। और उसी तरह यहाँ पर मुजान आ जाता है कि किसी बंदे ने 67 लोगों को अकेले ही मार दिया है, क्योंकि उसे याद नहीं होता कि उसने किसी डीमन को यहाँ पर भेजा था, तो वो खुद ही देखने के लिए आ जाता है कि एक बंदे ने 67 लोगों को अकेले ही मार दिया है। और फिर हम देखते हैं अकाजा खून में लथपथ एक छोटे से ब्रिज को जा रहा होता है जहाँ पर उसे मुजान मिलता है, और वो मुजान को साइड में हटने के लिए बोलता भी है वरना उसे वो मार देगा। मगर हम सभी को पता है कि मुजान कितना स्ट्रॉन्ग है, तो बिना वो अकाजा के पूछे उसका हाथ उसके सर के आर पार कर देता है, उसका ब्लड उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। और फिर मुजान अकाजा को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ 12 पावरफुल डीमंस बनाने का, और क्या तुम खड़े रह पाओगे, इतना अमाउंट ऑफ ब्लड मैंने तुमको दिया उसके बावजूद भी। और दूसरी तरफ अकाजा बार बार बोल रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर इस तरह अकाजा डीमन बन जाता है और उसकी मेमोरी वो खो देता है। मगर मेमोरीज खोने के बावजूद भी वो पावर
पावर की तलाश में था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और भले ही वो जिनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, वो जिनको वो बचाना चाहता था वो भी नहीं रहे तो भी, और यहाँ तक कि वो उसकी फैमिली के बिना इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहता था, मगर तो भी उसने 100 सालों से भी ज्यादा बिना फालतू में लोगों को किल कराए। और इन दी एंड उसकी लाइफ काफी बेकार और सैड स्टोरी थी। और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।